कल मैंने आप लोगों को सबसे पहले थ्योरेटिकल पोर्शन में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहता है वो समझाया था कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अगर दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहते हैं तो उसको अपन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अभी ये लेसन में आपको पांच टर्म्स दिखने वाले पी क्यू एक्स वाई एंड जेड। बराबर है। इसमें जो जेड है ना, it is a dependent variable which is depend on two independent variable x and y, so that's why it is a partial now, because number of independent variables are two। और जो p और q रहता है, p का मतलब रहता है डेल जेड बाई डेल एक्स और q का मतलब रहता है डेल जेड बाई डेल वाई। फिर अपन ने कल टाइप वन देखा था। अगर आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सिर्फ p एंड q दिखता है तो वो हो गया टाइप नंबर वन, इजंट इट। आप लोगों ने 2-3 साल के बाद जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो वो टाइम पे अगर ये सब कुछ आ रहा है तो वो टाइम पे भी आपको ये याद आना चाहिए। अगर आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सिर्फ पी एन क्यू है तो वो टाइप वन हो गया। टाइप वन को कैसे सॉल्व करते रहते हैं? तो वेरी इजी। इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज जेड इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ओरिजिनल गिवन इक्वेशन में आप लोगों को रिप्लेस करना पड़ता है पी बाई ए क्यू बाई बी। बी की वैल्यू निकाल के कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर सब्सटीट्यूट कर दो, हो गया प्रॉब्लम, राइट। तो ऐसे अपन ने पांच एक प्रॉब्लम लिए कल। कल जल्दी से कंप्लीट हो गया था, राइट। तो होप दिस टाइप वन इज क्लियर टू यू नाउ। अब देखते हैं टाइप टू। अब टाइप टू कैसे समझ लो। अगर आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इफ, अब टाइप टू कैसा समझ लो, इफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन containing or containing p q and z terms, right, then it is टाइप टू। समझ गए? दैट इज, इसका ही मतलब जो प्रॉब्लम रहेगा आपका वो इन टर्म्स ऑफ पी क्यू एंड जेड रहेगा। तो ये आपका प्रॉब्लम है इक्वल्स टू जीरो, इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर वन। अब इसको सॉल्व कैसे करना है समझ लो। ये प्रॉब्लम को अभी सॉल्व कैसे करना है, जैसे कि वो टाइम पे टाइप वन में आप लोगों के लिए बहुत ही आसान काम था कि आप लोग सीधा सीधा पी को रिप्लेस करते थे, ए से क्यू को बी से रिप्लेस करते थे, बी की वैल्यू निकाल के कंप्लीट सॉल्यूशन में पुट कर देते, हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे आप लोगों को P इज इक्वल्स टू डी जेड बाई डी यू एंड Q इक्वल्स टू ए डी जेड बाई डी यू ऐसा सब्सटीट्यूशन करना पड़ता है ओरिजिनल इक्वेशन में, यानी ये वाले इक्वेशन में। और ये सब्सटीट्यूशन करने के बाद आप लोगों को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलेगा और वो मिलने के बाद फिर आप लोग उसको इंटीग्रेट करो तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसा सिलसिला इसमें है। लेकिन मैं छोड़ के बाकी सारे टीचर लोग आप लोगों को डायरेक्ट ये टाइप नंबर टू में जब भी ये कॉलेज में होगा, शायद कुछ कॉलेजेस में हो भी गया होगा, माइट भी, जब भी आपके कॉलेज में होगा या हुआ होगा तो टाइप टू में सब लोग ऐसा ही लिख के देंगे कि सब्सटीट्यूट पी इक्वल्स टू डी जेड बाई डी यू एंड क्यू इक्वल्स टू ए डी जेड बाई डी। बराबर है। लेकिन अब मुझे गिल्टी फील होता है टू क्लियर ऑल दोस थिंग्स डायरेक्टली, तो इसलिए पहले अपन क्या करते हैं, ये आ कैसा रहा वो भी देखते हैं, इसका प्रूफ भी देखते हैं। तो ये प्रूफ आता कैसे है इसका? यहाँ पे आप लोग एक ऑब्जर्व कर रहे हो, पी क्यू एक्स वाई जेड तो अपन देख ही रहे थे, लेकिन एक नया ही टर्म आ गया, दैट इज यू। ये केस में, ये टाइप में आप लोगों को लेट कंसिडर करना पड़ता है u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई। ये कंसिडरेशन आपको करना पड़ेगा टाइप नंबर टू में टू सॉल्व द टाइप टू प्रॉब्लम। अब बराबर देख लो, आप लोगों को p निकालना है और आप लोगों को q की वैल्यू निकालना है जो कि इतना आना चाहिए। तो ये कैसे आएगा? सी केयरफुली नाउ। जो p है, p का मतलब आप लोगों को पता है, कल ही मैंने समझाया था, p का मतलब रहता है डेल जेड बाई डेल एक्स। बराबर है। और जो q है, q कल ही मैंने बोला आपको q का मतलब रहता है डेल जेड बाई डेल वाई। बोलिए यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना? लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में u आ रहा है। तो मैंने आप लोगों को इसके पहले एक टर्म पढ़ाया है कंपोजिट फंक्शन, जिसको ये अपन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। वो कैसा रहता है कि ए सपोज बी का दोस्त है और बी सपोज ए का दोस्त है। तो एक दिन तो ऐसा आएगा ना, सॉरी, बी सपोज सी का दोस्त है, ए बी का दोस्त है एंड बी सी का दोस्त है, तो एक दिन तो ऐसा आएगा ना कि ए सी का दोस्त बन जाएगा। सो दिस इज द कंसेप्ट कंपोजिट फंक्शन का। तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे सबसे पहले z अभी किसका फंक्शन बन रहा है, u का, और बाद में u किसका फंक्शन बन रहा है, x एंड y का। सो वी कैन से नाउ z इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x एंड y। बोलिए समझ गए क्या?
हेलो, क्लियर हो गया क्या? तो यहाँ पे लिखते लेट यू इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई लिख लिया। अब लिखता हूँ मैं हियर, हियर z is a function of, here z is a function of u and u is a function of x and y. So therefore we can say z is a composite function of, z is a composite function of, z is a composite function of x and y. समझ गए फिर? है ना, क्लियर हो? सो देयरफॉर, अभी देखो, देयरफॉर p का मतलब और q का मतलब आप लोग जो ये लिखते हो, ये इक्वेशन अब कैसा बन जाएगा, सी केयरफुली, है ना? अब z इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x और y है ना, इसलिए मैं इसको डेल z बाय डेल एक्स डेल z बाय डेल y लिख सकता हूँ। और डेल z बाय डेल x का ही मतलब अपन p लिखते हैं, और डेल z बाय डेल y का मतलब q लिखते हैं, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये डेल z बाय डेल एक्स को क्या ना, राइट, डेल z बाय डेल एक्स को सबसे पहले z किसका दोस्त है, u का, और बाद में u किसका दोस्त है, x का। इन द सेम मैनर यहाँ पे q इक्वल्स टू, सबसे पहले z किसका दोस्त है, सबसे पहले z दोस्त है u का, और बाद में u किसका दोस्त है, y का, राइट? समझ गए यहाँ तक? अब मुझे बोलो, यहाँ पे एक छोटी सी गलती है। व्हाट इज दैट गलती? मुझे नहीं लगता कोई आइडेंटिफाई कर पाएगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स को मैंने M1 M2 पढ़ाया है, स्पेशली दो जो स्टूडेंट जिनको मैंने इंजीनियरिंग M1 का सेकेंड यूनिट पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, लेकिन यार आपकी बात जो है ना, उस आप लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन मैं रखता नहीं, बट फिर भी एक आधा होगा तो बोलिए, क्योंकि आप कोविड वाले बैच वाले हो। कोई है? नहीं? चलो ठीक है। कल ही मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ऐसा दे दिया सपोज, और दूसरा दे दिया z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। जब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो बेझिझक आप लोग कर लोगे सर 2x प्लस टू, और इधर क्या लिखूँ तो dy बाई डी एक्स। तो मैंने एक अच्छे से क्लियर किया था आप लोगों को कि जब कोई भी एक वेरिएबल सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन रहता है, तो तब वहां पे जो डेरिवेटिव अपन यूज करते हैं उसको बोलते हैं कंप्लीट डेरिवेटिव। लेकिन जब अब इसका डेरिवेटिव पूछो तो ये आएगा सर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूँ कि विथ रिस्पेक्ट टू वाई करूँ। अगर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ तो 2x बाई ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, और अगर विथ रिस्पेक्ट टू y करता हूँ तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, यानी x की टर्म कांस्टेंट रहेंगी, y का डेरिवेटिव वन ऐसा आएगा। तो जब कभी भी एक वेरिएबल दो या उससे ज्यादा वेरिएबल का फंक्शन रहता है, तब अपन जो डेरिवेटिव यूज करते हैं उसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है जो कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन मेरे स्टूडेंट हो, आप लोगों ने ध्यान देना चाहिए। इफ यू आर ऑब्जर्विंग क्लोजली हियर, तो यहाँ पे z इज अ फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल, z इज अ फंक्शन ऑफ ओनली वन वेरिएबल, इसीलिए z का कंप्लीट डेरिवेटिव निकलेगा। सो इसलिए यहाँ पे ये जो डेल z बाय डेल यू आप लोगों ने लिखा है, डेल z बाय डेल यू, ये नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए dz बाय डी, dz बाय डी। लेकिन u इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, तो इसलिए ये सही है, डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई, ये करेक्ट है। बोलिए, छोटा बेसिक डिफरेंस समझे क्या? हेलो, क्लियर हो गया क्या सब लोग? कोई डाउट नहीं है ना? अब ये जो बातें हैं ना, जो मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ डिटेल में एकदम प्रूव करके दे रहा हूँ वगैरह वगैरह सब, अपने यूनिवर्सिटी में ये कुछ लिखना भी नहीं पड़ता प्रॉब्लम में, डायरेक्ट आपको लिखना पड़ता है सब्सटीट्यूटिंग पी इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एंड क्यू इक्वल्स टू ए डी जेड बाई डी। लेकिन अब कैसा है कि मुझे गिल्टी फील होता है डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ाने में, इसलिए मैं सब कुछ आप लोग को बोलते जा रहा हूँ, तो समझ ही लो। आगे बढ़ते हैं। नाउ यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई है, इसका डेरिवेटिव मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ तो कितना आएगा, ये आएगा डी जेड बाई डी यू इन टू, व्हाट डू यू मीन बाय डेल यू बाई डेल एक्स वन, समझ गए? एंड क्यू डी जेड बाई डी यू इन टू, व्हाट डू यू मीन बाय डेल यू बाई डेल वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो आंसर कितना आएगा, ए आएगा। तो मिल गया क्या अपने को जो चाहिए था वो? हेलो, समझ गए क्या? जो चाहिए वो मिल गया ना? अरे मिल गया ना, P इक्वल्स टू डी जेड बाई डी एंड क्यू इक्वल्स टू ए डी जेड बाई डी, है ना? क्लियर हो गया, राइट? दैट्स इट देन। ठीक है। सो देयरफॉर नाउ अब क्या करना है,
पी और क्यू की वैल्यू मिल गई, देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग the values of P and Q इन गिवन इक्वेशन, बोले तो इन इक्वेशन नंबर 1 जो आपका प्रॉब्लम रहेगा उसमें इसमें, राइट। तो उसमें पुट करने के बाद अपने को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलेगा। सो वी विल गेट वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एंड देयरफॉर अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिल गया तो देयरफॉर ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी विल गेट सॉल्यूशन, कंप्लीट। समझ गए फिर? चलो प्रॉब्लम लेते तो और क्लियर हो जाता है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व p इंटू 1 + q इक्वल्स टू क्यू जेड। चलो देखिए अभी, तो टाइप 1 अपन ने कल देखा सिर्फ पी क्यू, और आज टाइप 2 देख रहे हैं पी क्यू जेड। तो यहाँ पे पी क्यू जेड आपको दिखाई दे रहे, तो तभी क्लियर होने को ना कि ये कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 2 है, राइट। तो सॉल्यूशन वही हो, अब लिखना कैसे प्रॉब्लम समझ लो। सॉल्यूशन वही हो, इनिशियली लिखने का एक प्रॉब्लम अच्छे से समझ लो। इनिशियली लिखने का सॉल्यूशन वही है, द गिवन partial differential equation is, right, equation is p into 1 plus q equals to qz, बराबर है। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 1। फिर लिखो यहाँ पे हियर इक्वेशन कंटेनिंग द टर्म्स p q एंड z, है ना। सो देयरफॉर इट इज टाइप 2, ऐसा मत लिखना। सो इट इज कंटेनिंग द टर्म्स p q z, राइट। तो इसीलिए फिर लेट कंसिडर करते हैं। अब देखो यहाँ से आप लोग, जो मैं अभी लिख के दे रहा हूँ आप लोग को, ये नहीं भी लिखते हो आप लोग को भी चलेगा। डायरेक्ट सब्सटीट्यूटिंग p इक्वल्स टू dz बाय du एंड q इक्वल्स टू a dz बाय du, ऐसा भी पुट करते हो, नहीं इक्वेशन नंबर 1 खत्म हो गया, चलता। बट मेरे स्टूडेंट हो और इनमें एक ही प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आएगा, गेट वेट में आता है, तो आप लोग रफली कैलकुलेशन करोगे, कुछ करने की नीड नहीं है। लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूरा डिटेल में लिखो तो इट विल बी अ वेरी गुड इंप्रेशन। जो अभी मैं लिख के दे रहा हूँ वो आप लोग लिखो तो भी 4 ही मार्क्स मिलेंगे, 4 में से 4, यानी जितने मार्क्स के लेंगे। लेकिन वो नहीं भी लिखते हो तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे 4 में से। समझ रहे क्या? बट लिखने से एक इंप्रेशन क्रिएट होता है कि कैसा कैसा आ रहा है, उसको भी समझ में आता है कि हाँ ऐसा ही है। सो लेट कंसिडर करते हैं वही u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए वाई, बराबर है। अब इसके बाद की जो बातें हैं ना वो यही है। सो हियर z इज अ फंक्शन ऑफ u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, सो z इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ x एंड y। सो p और q की वैल्यू निकाल ली, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया। ये मैं कॉपी कर लूँ। समझ गए फिर? हाँ समझ गए ना? कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 implies, इक्वेशन 1 में पुट करो, देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 implies, what is equation number 1? Equation number 1 is this, p into 1 plus q। So p का मतलब क्या है, dz by du into 1 plus q। तो 1 plus q कितना है, a dz by du,
इज इक्वल्स टू कौन है, क्यू जेड। क्यू कितना है, ए डी जेड बाई डी यू इंटू क्यू इंटू जेड। समझ गए क्या सब लोग? तो अभी इसको सॉल्व करो और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लाओ। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है ना, एक साइड में पूरे एक वेरिएबल के टर्म्स और दूसरे साइड में पूरे दूसरे वेरिएबल के टर्म। इसके अंदर आप लोगों को दो ही तो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक जेड दिख रहा है और दूसरा यू दिख रहा है। तो आप लोग क्या करो, एक साइड में पूरे जेड के टर्म्स लाओ, दूसरे साइड में यू के टर्म्स लाओ। वो कैसा है समझ लो। अब सिंप्लीफिकेशन इज द पार्ट, सी वेरी केयरफुली। ये देखिए, ये डी जेड बाई डी यू और ये डी जेड बाई डी यू कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो करो ना कैंसिल जो होता है वो। तो रिमेनिंग इज 1 प्लस ए इंटू डी जेड बाई डी यू इज इक्वल्स टू कौन, ए जेड। थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करो, समझ गए ना सब लोग? सो देयर फोर ए इंटू डी जेड बाई डी यू इज इक्वल्स टू, ये हो गया फिर ए जेड माइनस वन। एंड देयर फोर नाउ डी जेड बाई डी यू इज इक्वल्स टू कितना मिल गया, यू कैन राइट ए जेड माइनस वन अपॉन ए। होप आपको समझ गया यार, बराबर है। तो अभी वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। सो देयर फोर जेड की टर्म इधर लाओ, तो ये जो पूरा टर्म है ना इसको इधर लाओ। इधर लाओ तो उल्टा हो जाएंगे, उल्टा हो गया तो वो हो गया ए अपॉन ए जेड माइनस वन इंटू वॉट डी जेड, और डी यू उधर लेके जाओ तो डी यू। हेलो समझ गए क्या? क्लियर है क्या सब लोग? तो क्या हुआ यहाँ पे, देयर फोर वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड एंड देयर फोर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। समझ गए? देयर फोर इंटीग्रेटिंग on both sides. Therefore, so integration of a upon a z minus 1 into dz is equals to integration of du, right? चलो बोलिए फिर। अब इसका इंटीग्रेशन कितना, भी यार बहुत दिनों से आ रहे हो आप लोग, लेकिन सेवन्थ एट बैच में वाले भी कुछ हो सकते हैं, इसलिए मैं बोल देता हूँ। इंटीग्रेशन के अंदर कोई भी फंक्शन नीचे है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अपन कितना लिखते हैं, log ऑफ एफ ऑफ एक्स। होप आप सभी लोगों को ये पता है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ए जेड माइनस वन का डेरिवेटिव आएगा ए जेड का, ए जेड का डेरिवेटिव वन ना विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ए और वन का डेरिवेटिव जीरो, तो ऊपर है ना ए, तो इसलिए इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग ऑफ ए जेड माइनस वन। डी यू का इंटीग्रेशन यू प्लस कौन, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। समझ गए, राइट? अब मैंने आप लोगों को काफी बार बोला है कि जो एक कंप्लीट सॉल्यूशन रहता है ना, वो कंप्लीट सॉल्यूशन में एक ऐसा रिलेशन बनना चाहिए बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपका प्रॉब्लम पी क्यू जेड दिखाई दे रहा है, बट पी एन क्यू के अंदर क्या रहता है, एक्स एंड वाई रहता है। पी स्टैंड्स फॉर डेल जेड बाय डेल एक्स, क्यू स्टैंड्स फॉर डेल जेड बाय डेल वाई। तो आपका प्रॉब्लम के अंदर अगर पी क्यू जेड दैट इज एक्स वाई के टर्म्स या जेड के टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, तो आंसर भी वैसे ही चाहिए। इसीलिए इसको अपन कैसा कर सकते हैं। और एक बात और कि जैसा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स अगर प्रॉब्लम है, तो आंसर भी ऐसे टाइप का आना चाहिए। हर बार मैं बोलता हूँ, राइट, डिपेंडेंट वेरिएबल इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये पीडी के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, जेड। तो अगर आप लोगों से पॉसिबल होता होगा तो जेड की वैल्यू निकालने का, एक आधे बार ऐसा होगा कि जेड की वैल्यू निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, तो फिर लगे तो मत निकालो, जो मिलता है उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन बोल दो, बट मिलता होगा तो निकाल ही लेना। तो यहाँ पे मिल सकता है ना, सो कैन आई राइट ए जेड माइनस वन इक्वल्स टू लॉग, अगर मैं इधर लेके आऊँ तो क्या होगा, बहुत महारथी रहते हैं बोलते हैं लॉग इनवर्स होगा। हाँ बेटा, लॉग इनवर्स। एक्सपोनेंशियल। तो लॉग इधर जब आता है तो इसको बाय डिफॉल्ट अगर अपन ई कंसिडर करते हैं, एल एन वाला कंसेप्ट, लॉग एलओजी लॉग और एल एन ऐसे दो बातें रहते हैं। एलओजी लॉग है तो बेस में 10 रहता है, और एल एन है तो बेस में ई रहता है, और इन दोनों का रिलेशनशिप निकालना है। तो लॉग 10 को अगर मैं 2.303 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे लॉग ई मिल जाएगा, बराबर ऐसा रिलेशन रहता है लॉग बेस टू 10 का और लॉग बेस टू ई का। तो ठीक है, यहाँ पे जो लॉग ले रहे हैं उसका बाय डिफॉल्ट अपन बेस मैथमेटिक्स में ई लेते हैं, लिखते हैं एलओजी लॉग, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसका बेस ई लेते हैं। तो ई लेते इसलिए इधर जब जाएंगे ना लॉग, तो वो ई रेस टू बनेगा। बेस में 10 लेते तो 10 रेस टू बनेगा, बेस में 2 लोगे तो 2 रेस टू बनेगा। तो ये बन जाएगा ई रेस टू द पावर यू प्लस सी। होप समझ गया?
So therefore now az is equals to e raised to the power u का मतलब वापस दो x plus ay plus c माइनस वन इधर आ गया तो हो गया प्लस वन एंड सो देयरफॉर फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया z इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x प्लस ay प्लस c प्लस वन अपॉन अपॉन a। समझ गए फिर सब लोग? सो दिस इज व्हाट योर रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड। ऐसा है फिर प्रॉब्लम रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, इजंट इट एवरीवन? यार एक एक टर्म काफी एक्सप्लेन करता हूँ यार, बहुत धीरे धीरे सब कुछ बहुत सही ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ। और क्या चाहिए यार? कोई डाउट होगा तो पूछा करो। ये मास्टर में बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है, कोई किसी को डांटता नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। और आजकल सब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कॉलेज लेवल पे जब आप क्वेश्चंस वगैरह पूछने की कोशिश करते हो तो मास्टर साला मुंह पे इंसल्ट ही कर देता। क्वेश्चन कुछ भी पूछो अपन ने, तो इसीलिए कोई स्टूडेंट पूछता भी नहीं कुछ नहीं। तो ऐसा इधर नहीं है, प्लीज़ बिंदास पूछा करो। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो छोटे छोटे कोई भी कंसेप्ट आपको अगर समझ के लेना हो तो पूछा करो। ऐसा नहीं कि अभी अगर आपको बैच में नहीं पूछना है तो बाद में भी पूछा करो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन कंसेप्ट क्लियर रखा करो और पढ़ाई बहुत ज़्यादा करो। बहुत सारे हद ही नहीं है। इंजीनियरिंग की स्टडी बोले तो ऐसी स्टडी रहती है कि हर छोटे छोटे कंसेप्ट में रिसर्च वर्क रहता है, तो इसीलिए इतनी वास्ट फील्ड है कि मैंने एक जीवन पूरा नहीं है कितना भी पढ़ाई करो कम ही है लेकिन आप लोग उसमें भी अगर पढ़ाई नहीं करते हो तो फिर क्या मतलब बनता है, जस्ट अ टाइम पास। तो ऐसा मत करो। अ, हर एक कंसेप्ट को दिल से पढ़ो। मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट आप लोग को है ना बस वही अच्छे से करते हो तो धीरे धीरे आपकी लिंक लगेगी। चलो ठीक है, फिर सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। तो आ गया ध्यान में अब एक प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम नाउ सॉल्व 2z इक्वल्स टू पी क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस वन। वंस अगेन यहाँ पे आपको पी क्यू जेड टर्म दिखाई दे रही है, ये हो गया कौन? अब देखिए ये सब कुछ आप लोगों को लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो भी चलेगा, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो। लेकिन अब मेरे पास है तो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ समझ लो फिर। सो द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2z इज इक्वल्स टू पी क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, सो वंस अगेन ये सब कुछ लिखो। ये नहीं भी लिखते हो ना आप लोग, सिर्फ बोल देते हो कि हियर इक्वेशन कंटेन द टर्म्स पी क्यू जेड, सो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग p इक्वल्स टू dz बाय du एंड q इक्वल्स टू a dz बाय du, ऐसा भी लिखा आप लोगों ने तो चलता, पूरे में से पूरे ही मार्क्स मिलेंगे। हेलो, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे ना आप लोग? डायरेक्ट लिखाइए तो भी चलता, लेकिन ये सब कुछ लिखने से कि इंप्रेशन क्रिएट होता है। चलो सब्स्टिट्यूट करो फिर। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर वन इम्प्लाइज, बोलिए, 2z इज इक्वल्स टू व्हाट डू यू मीन बाय p? p का मतलब है dz बाय du, राइट? और q का मतलब क्या है? a dz बाय du। ओके, है ना? पी क्यू माइनस पी स्क्वायर, नाउ व्हाट इज पी स्क्वायर? पी स्क्वायर यानी dz बाय du का स्क्वायर, बराबर है, एंड प्लस व्हाट वन। बोलिए समझ गए? इसको नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सो देयर फोर टू जेड इज इक्वल्स, अब ध्यान से देखना, दिस इज dz बाय du, दिस इज अगेन dz बाय du। अगर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है तो ये डिफरेंशियल टर्म है, dz बाय du इंटू dz बाय du यानी dz बाय du का स्क्वायर।
तो अगर मैं डी जेड बाई डी यू का स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आएगा, अंदर यहाँ पे आएगा ए और यहाँ पे आएगा -1। समझ गए? प्लस कौन है, 1, ये 1 को उधर दे दो। सो देयर फोर नाउ डी जेड बाई डी यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड -1, ओके, और अपॉन में कौन आएगा, a-1। समझ गए आप लोग? नाउ वी रिक्वायर डी जेड बाई डी यू, सो देयर फोर क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। कोई प्रॉब्लम है क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो देयरफॉर स्क्वायर रूट लेने से मिल गया डी जेड बाई डी यू इज इक्वल्स टू, प्लस माइनस आएगा बट प्लस माइनस लिखना नहीं, बाय डिफॉल्ट उसको प्लस ही लेंगे। तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2z-1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a-1। समझ गए? फिर याद अभी क्या करेंगे, अभी हो गया ना वेरिएबल सेपरेट, अब कर लेते हैं। सो व्हाट इट शुड बी नाउ, देखिए, सो देयरफॉर ये जो टर्म है इसको इधर लेके आओ, राइट। अगर आप लोगों को सपोज ये अंडर रूट जो है ना, इसको अगर सेपरेट आउट करना है तो भी कर सकते हो, जैसे कि इसको ऊपर वाले को अलग टोपी दे दो, बराबर है, और नीचे वाले को अलग टोपी दे दो, राइट। सो देयरफॉर कैन आई राइट 1 अपॉन अंडर रूट 2z-1 इंटू डी जेड, बराबर है, और डी यू को उधर लेके जाओ, तो 1 अपॉन अंडर रूट a-1 इंटू डी यू। तो होप आप सभी लोग समझ गए, वेरिएबल हो गए ना सेपरेट, एक साइड में z दूसरे साइड में u, ये तो कांस्टेंट ही है, इसका क्या, इधर भी रखा तो चल रहा। सो देयरफॉर वी कैन से वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, variables are separated and therefore integrating on both sides। करो इंटीग्रेशन, therefore integration of 1 upon square root of 2z-1 into dz is equals to 1 upon अंडर रूट a-1, तो कॉमन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, ओके। चलो बोलिए, अब इसका इंटीग्रेशन क्या करें, कोई कैपेबल है क्या बोलने के लिए, एनीवन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म, एनीवन? इनिशिएशन लो बोलने की कोशिश करो, हेलो, अरे बोलने की कोशिश करो, एनीवन? अवंतिका मैडम बोल सकते हो, चंचल, धनश्री, हर्ष, मनस्वी, मनस्वी आपसे एक्सपेक्टेशन है, मनस्वी, मनस्वी पाटिल। Yes, sir. हाँ, Um, 2z minus 1 raised to the power 3 by 2 वेरी गुड, upon वेरी 2 by 3. वेरी गुड। तो ये कैसा आया, सबसे पहले आप लोग क्या करो, ये z का तो पावर कोई 2 3 ऐसा नहीं है, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल कैलकुलेशंस है। इसको ऊपर लेके जाओ, अब टोपी का मतलब रेस टू 1/2 होता है, तो उसको अगर मैं ऊपर लेके गया तो इट विल बिकम 2z-1 रेस टू द पावर कितना हो गया, नीचे 1/2, ऊपर गया तो -1/2। समझ गए क्या, समझ गए क्या? यस। मनस्वी आपका अप्रोच बराबर था, लेकिन वो रेस टू दी पावर वो थोड़ा गलत हो गया। डी यू का इंटीग्रेशन कौन, u प्लस सी, यू कैन। सो देयरफॉर अब इधर कितना आएगा, इसका एक ज्यादा अपॉन एक ज्यादा, अरे एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन अगर एक्स रेस टू n+1 अपॉन n+1 होता है तो इसका भी उतना ही ना, तो -1/2 +1 यानी कौन 1/2, तो ये आएगा कौन 2z-1 रेस टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 और अपॉन में ही ये z के बाजू का, z के बाजू में कितना है 2, इसलिए 2 इज इक्वल्स टू u का मतलब रहता है x प्लस ए वाई अपॉन अंडर रूट a-1 प्लस सी, बराबर है, डिनोमिनेटर का 2 हो गया कैंसल। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2z-1, अरे रेस टू 1/2 यानी स्क्वायर रूट ना, इज इक्वल्स टू x प्लस ए वाई अपॉन अंडर रूट a-1 प्लस सी, आपकी इच्छा।
इफ यू वांट टू डू स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड वगैरह वगैरह तो आप लोग कर सकते हो, बराबर है, करना है तो कर सकते हो आप लोग। सो इफ वी आर डूइंग स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इसको भी आप लोगों ने फाइनल कंप्लीट सॉल्यूशन बोल दिया तो भी चलेगा। तो ये हो जाएगा फिर 2z-1 इक्वल्स टू, ये पूरे टर्म का स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज x प्लस ए वाई अपॉन अंडर रूट a-1 प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर। अगर आपको z की वैल्यू निकालना है तो फिर देयरफॉर 2z इज इक्वल्स टू 1 को उधर लेके जाओ तो वंस अगेन यही टर्म, z की वैल्यू निकालना अनिवार्य नहीं है बट निकालते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। दिस टर्म और -1 उधर चला गया तो ये क्या हो गया, +1, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 2 करना है करो, अदरवाइज इसको ही रहने दो। सो दिस इज व्हाट योर कंप्लीट सॉल्यूशन। समझ गए सभी लोग प्रॉब्लम, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्लियर हो गए, राइट, समझ गए फिर। आ, ये टाइप तो आपको समझ गया, लेकिन इसके मैं ऑलमोस्ट 8 प्रॉब्लम लेते रहता हूँ। तो अभी अपने 2 ही हुए, तो एक क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को दे देता हूँ, और बाकी के जो क्वेश्चंस है वो अपन कल सॉल्व करेंगे फिर। और कल अपन ट्राई करते हैं कि टाइप 3 भी स्टार्ट कर देंगे, राइट। चलो ठीक है, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करना सॉल्व। एक भी होमवर्क प्रॉब्लम कर लिया ना आप लोगों ने तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाता है अगर वो आ गया तो। सॉल्व पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू जेड, कर लोगे फिर? कर लोगे ये? एक और दे देता हूँ, सॉल्व जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, फिर इतने काफ़ी है। ये ट्राई करके देखना, अगर नहीं आते तो मैं सॉल्व करके दूंगा ही, या नहीं आता तो मुझे क्लियर कट बोलने का, सो दैट कि मैं इसका सॉल्यूशन तो भी आप लोगों को दे दूँ, राइट। चलो ठीक है फिर, तो हो गया आज का इतना ही।